हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो चैप्टर चल रही थी स्वास्थ्य एवं रोग, उसके सेकंड लेक्चर में। ठीक है, ये कौन से आपके क्लास 9 बायोलॉजी की, ठीक है, आपका कौन सा फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हम लोग कोशिका, उत्तक और जीव में विविधता, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये सारी आपकी लेक्चर, इसकी सारी वीडियो आपको अपलोडेड है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो अब क्या है, इस लेक्चर में हम लोग जो स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इससे पहले का एक लेक्चर हो चुका है। जो नहीं गए जानते हैं, जो इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं, वो पहले प्लीज वो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बस ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे कि जो इससे पहले लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है हमारा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग जैसे देख रहे थे कि स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं, इसके लेके मैंने कल बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, कि आपको ये स्वास्थ्य एवं रोग, पहले उसके बारे में क्या हुआ कि स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले वही होता है ना कि आप ऐसा करो ही ना कि बीमार पड़ने की नौबत आए। ठीक है, हम इस तरीके से अपना रूटीन रखें, दिनचर्या रखें, ऐसा खान पान रखें कि क्या हो, हमें वो बीमार होने की नौबत ही ना पड़े, हम बीमार ही ना हो। तो स्वस्थ होने के क्या क्या मेजर्स होते हैं, यानी हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में देखा। स्वस्थ की परिभाषा देखा, स्वस्थ की परिभाषा अकॉर्डिंग टू WHO देखा, जो WHO ने बताया है आपको। फिर हम लोगों ने देखा कि स्वस्थ के हेल्थ के बाद में आपको बताया गया कि आपके रोग के होने के कारण क्या क्या है। तो ज्यादातर क्या होता है, आपके जो भी सूक्ष्म जीव हैं, वो सब आपके रोगों के होने के कारण होते हैं। अब बीमार होने के बहुत तरीके से, फिर फैलने के कारण हम लोगों ने देखा कि संक्रामक रोग है अगर, या संक्रामक रोग भी बहुत तरीके से थे, आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। तो रोग है तो क्या है, आपके संक्रमण होने के भी कारण होते हैं ना, कि वायु से, जल से, दूषित आपके भोजन से सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर आपके जो आसपास के जो जीव जंतु है, जैसे कि कुत्ते बिल्ली है, उसके भी काटने से हो जाती है। ठीक है, फिर आपके जो मच्छर वगैरह है, उससे देखो डेंगू मलेरिया फैलता है ना। तो आपको ये भी चीजें क्या है, फैल जाती है आपके उससे, तो फैलने के कारण थे। फिर हम लोगों ने देखा था उसके सारे जो जो रोग है आपकी कौन कौन से ग्रुप के कैटेगरी में आती है, तो वो सब आपको बताया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इससे पहले जो बताया गया था आपको, क्या है याद, एड्स अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं आज, एड्स के बारे में जानने वाले हैं। कल तक संक्रामक कारणों को जान रहे थे, संक्रामक रोगों को जान रहे थे कि कैसे वो फैल रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आखिर एड्स होता क्या है। ठीक है, तो या जो बीमारी हम लोग देखे हैं, तो वो है क्या चीज ये। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म सब लोग याद रखिएगा कि ये है क्या। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहने का क्या मतलब हुआ, इसका जो मीनिंग है ना इंग्लिश में, उसको आप समझ लो तो आप इस डिजीज को समझ सकते हो। ठीक है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाला। ठीक है, अब क्या है, इम्यूनो, इम्यूनो किससे आएगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता से। उसकी क्या हो गई है, डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, और सिंड्रोम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लक्षण बोल सकते हैं। लक्षणों को समूह को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंने पूरे एड्स का जो फुल फॉर्म है उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया है, और उसके आपके हिंदी मीनिंग समझा दिए हैं। ठीक है, कि हिंदी मीनिंग में क्या है, मतलब आपका कि अक्वायर्ड होता है ग्रहण करना। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी हम ऐसा बीमारी ग्रहण किए हैं जिसमें क्या हो रही है, इम्यूनो डिफिशियंसी मिल रही है, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेसिकली पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, कम गई है, क्षय हो गई है। ठीक है, और फिर क्या है आपका अगला, सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब लक्षणों के समूह को बोला जाता है। देखो ऐसा होता क्यों है, सो समझिए, ये किससे होता है आपको देखो, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। ठीक है, आपका एड्स का मीनिंग है मैंने भी समझा दिया है। यह एक कैसा है, भयानक रोग है। भयानक रोग क्यों बोल रहा है वो अभी हम जस्ट बताते हैं। इसका रोगाणु कौन है आपका,
HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये यहाँ पे आपको हट गया है, ठीक है, इसका लिख लो आप HIV का सही से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ठीक है। आप जो ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम देखा ना, उसी को जो कॉज करने वाले, यानी ये क्या है, वायरस से होता है। ये डिजीज किससे होगा, एड्स वायरस से होगा। ये वायरस का भी नाम क्या है आपका, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सिंपल बात है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से क्या होगा आपका, ये जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, इनका जब हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्या करते हैं ना, हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे अंदर है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, या समझो बिल्कुल कम कर देता है, ठीक। तो ये नष्ट कर दिया, कम कर दिया, तो आप सोचो, आप ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर क्या करती है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो कैसे हमारी हेल्प करती है। आप जो भी बाहर जो रोगाणु है जो रोग पैदा कर सकते हैं, वो हमारे अंदर अगर अटैक करते हैं, ठीक है, हम पे हमला करते हैं, तो हम जनरली हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भी हमारे जो भी ये सेना वगैरह लगी हुई है कि जो बाहर से युद्ध करने आएगा उसको हम लोग मार के गिरा देते हैं। इससे हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम बीमारियों से हमेशा बचे हुए रहते हैं। बहुत ज्यादा कोई घातक बीमारी हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा कोई पावरफुल बाहर का रोगाणु रहा, तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं कि हाँ चलो हमारे अंदर की जो सेना है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई उसके सामने, तो वो हम लोग के ऊपर हमला कर देते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका कि बीमार पड़ने का ये तो नॉर्मल रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वायरस है ये जो अटैक करेगा ना, तो सीधे आपकी सेना पे ही अटैक करेगा। इस तरीके से अटैक करेगा ना, मतलब समझो घुसपैठिए की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके से अटैक करेगा और धीरे 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 हमारे सारे सेना को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी आप जिस सेना के बलबूते सुरक्षित थे, महसूस करते थे, आपके अगल बगल के जितने भी दुश्मन देश थे वो आप पे अटैक नहीं करते थे, लेकिन अब वही क्या है, आपकी जितनी भी बाउंड्री में सेना लगी हुई है उसको क्या कर दिया है, ये वायरस मार गिराया है, ठीक है, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है। अब ये नष्ट कर दिया, इसका मतलब क्या, आपका तो पूरा जो बाहर की सुरक्षा घेरा थी तो नष्ट हो गई है। यानी अब अगल बगल के नॉर्मल जो इक्के दुक्के जो एकदम कम पावरफुल वाले जो आपके देश थे ना, वो भी अब आप पे हमला कर देंगे। क्यों, क्योंकि बाहर कोई सुरक्षा घेरा ही नहीं है, कोई भी आएगा, लुटेरा भी आएगा और लूट के चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं ना। तो सेम यहाँ पे यही होता है कि हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस बीमारी में नष्ट कर दी जाती है, और नष्ट होने के कारण क्या होता है, हम लोगों को ये तो बीमारी जो हो रखी है उसे तो है ही, इसके होने के कारण क्या हुआ, बाहर से और भी जितनी सारी बीमारियां हैं वो सब हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ लक्षण के समूह मिलते हैं, लक्षणों के समूह मिलते हैं आपको। टीबी, ठीक है, फीवर तो रहेगा ही, खांसी, बहुत सारे आपके ऐसे वर्म्स, कृमि के इन्फेक्शन हो जाते हैं इस वाले कंडीशन में। मतलब ये बहुत ज्यादा आपको ये घातक बना देता है। क्यों, क्योंकि आपके पास आपके लड़ने वाली सेना ही नहीं है। सेना नहीं रहेगी तो कैसे लड़ पाओगे, कैसे कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझो, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। क्या है यहाँ पे आपके बहुत सारे बीमारियां हो जाएगी। बीमारियों के लक्षण जो हैं वो एक साथ मिलने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारा डिजीज हो रखा है, बहुत सारे डिजीज हो रखे हैं, तो हर डिजीज के अपने अपने लक्षण होते हैं, पता है ना। तो हर डिजीज के अपने अपने लक्षण होते हैं, तो वो सारे डिजीज के लक्षण क्या है, एक साथ देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम, ठीक है। तो सिंड्रोम वर्ड वही है, लक्षणों का समूह। रोग प्रतिरोधक की क्षमता की कमी समझ में आया, क्योंकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होते हैं, उसी पे अटैक कर देता है, ठीक। और इम्यूनो, अब अक्वायर्ड क्यों, क्योंकि हम ये ग्रहण कर रहे हैं, बीमारी कैसे ग्रहण होती है, इसलिए अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको बोला जाता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया ये डिजीज। अब इसके क्या है,
रक्त संचरण के माध्यम क्या क्या है, इस बीमारी जो है वो एड्स का, उसका संचरण का कारण क्या क्या है। तो आप देखो, संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, मतलब कि ये कि अगर एक व्यक्ति को मतलब क्या है आपका कि एक व्यक्ति अगर बीमार है, ठीक है, यानी इस एड्स से ग्रसित है, उसका आप ब्लड दूसरे किसी व्यक्ति में ट्रांसफ्यूजन कराते हो। मान लिया जाए कभी ब्लड टेस्ट करवाने गया, इसमें क्या होता है ना, जनरली बहुत सारे लोगों को एड्स हो रखा है, ये उन लोगों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है ना वो बहुत ज्यादा है। लगभग इसके होने के 5 से 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हमको ये बीमारी हो रखी है, क्योंकि इसके लक्षण ही बहुत देर से बाद प्रकट होते हैं। धीरे 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 धीरे, मैंने बोला ना, साइलेंटली हमारे सेल्स को आपको किल करता है, खत्म करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे फिर ऐसे आपको अचानक से पूरे सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो जाएगी। तो इस वाले कंडीशन में यही है। और फिर क्या है आपका कि ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका संचरण का माध्यम क्या है, ये एयर से नहीं फैलेगा, ठीक है, कि आप बोल रहे हो और दूसरे को हो जाएगा, या खाना शेयर कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसा सब नहीं होता है। बस आपके ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट करेगा, उससे ये आपका संचरण करता है। तो रक्त स्थानांतरण करने से होता है, यानी कि वही आपका मालूम नहीं था, वो ब्लड दे दिया और उसको वो पहले से आपके HIV एड्स हो रखा था, तो जिसको दिया उसको क्या हो जाएगा, वो सेम बीमारी आपको हो जाएगी। अब क्या है, यौन संपर्क के द्वारा इस डिजीज में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल जो निभाता है आपका कि एड्स और HIV, ज्यादातर तो ये भी है कि आपका कोई बोल दे कि हाँ HIV पॉजिटिव निकला है या एड्स हो रखा है, तो क्या बोलते हैं कि अरे देखो, मतलब ऐसा वो दिमाग में ही बन जाता है कि वो क्या है, एक गलत तरीके से फैलने वाला डिजीज है, ठीक है। तो इसका ये मानने वो नहीं है, यानी कि क्या है, ये इसके साथ साथ और किसके द्वारा फैलता है, आपके यौन संपर्क किसके थ्रू भी ये डिजीज फैल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि अलैंगिक, मतलब सॉरी, जो भी है आपके जो मेन पार्टनर है उसके अलावा और किसी के साथ भी ये जो यौन संपर्क है वो नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा आपको वो घातक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो एड्स है वो उसी से संचरण होता है, ठीक है। एड्स से पीड़ित माँ से शिशु में गर्भावस्था में या स्तनपान द्वारा भी चला जाता है, यानी कोई मतलब माँ है, ठीक है, वो एड्स से पीड़ित है, उसकी गर्भावस्था में ही वो रखा है, तो वो बच्चे में भी जा सकता है। एड्स के क्या है, वो बच्चे में भी जा सकता है, या स्तनपान कराने से भी। संक्रमित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना, यानी आजकल का क्या है, आप ये भी एक देखना कि हमेशा क्या है, जो इंजेक्शन है वो नई होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो पैकेजिंग है वो हर के लिए अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति के लिए वो अलग होनी चाहिए, ये खासा ध्यान देना चाहिए। इसकी कभी भी गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए कि एक इंजेक्शन से आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो चीजें ट्रांसफ्यूजन करो, क्योंकि क्या है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि अगर आप एक ही इंजेक्शन से सारे लोगों को कुछ भी चीजें आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड कांटेक्ट हो रहा है ना वहां पे, ब्लड कांटेक्ट से ब्लड में कोई भी बीमारी होगी तो क्या होगा, वो जितने लोगों को आप दीजिएगा उतने लोगों को फैल जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है, उस संक्रमित इंजेक्शन से दूसरे किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी दे दिया ना, तो उसको तो मिल गया, फ्री का मिल गया ना वो डिजीज। और ये इतना ज्यादा घातक है, आप देख सकते हो, इसकी कोई इलाज नहीं है अभी तक, आपके एड्स के कोई इलाज नहीं संभव किए गए हैं। मालूम चल गया तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के थ्रू बस लाइफ स्पेन इंक्रीज की जाती है, ठीक है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। निवारण क्या है इसका, निवारण इसका यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि हम पहले से ऐसा वो रखें कि हमको बीमारी हो ही ना, तो जितना ज्यादा प्रिवेंशन रहेगा, बचाव रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचे, यानी जो भी अनजान व्यक्ति है, जिनको हम नहीं जानते हैं क्या है नहीं है कुछ भी है, आजकल का हो गया है दुनिया थोड़ा ऐसा, तो उन लोगों से क्या है, ऐसे यौन संबंध से बिल्कुल ही बचना चाहिए, ये कभी नहीं ये यौन संबंध होना चाहिए, ठीक है। संक्रमित रक्त कभी भी ना चढ़ाए, रक्त चढ़ाने से पहले उसकी अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, जांच आवश्यक है। अब क्या है, अगर कोई भी जांच होता है, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो उसकी सारी चीजें जांच कर ली जाती है, HIV का टेस्ट करा लो, जितनी भी बीमारियां हैं सबकी वहां पे टेस्ट कराई जाती है। दाढ़ी बनाने के लिए नया ब्लेड का इस्तेमाल करना, अब है ना, पहले लोग नहीं करते थे, एक ही ब्लेड को लिया पकड़ के 10 लोगों को सफाया कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता था कि आपका कहीं कट वट लग जाए, किसी का गलती से कट लग ही जाता था,
तो वो तो ब्लड से कांटेक्ट कर गया, फिर उसी ब्लड से आप ब्लड से दूसरे को वो कर रहे हो, तो ये बहुत तेजी से संक्रमण के कारण होता है। इसलिए ब्लेड भी हमेशा क्या है, नई होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए। जहाँ पे भी दाढ़ी बनाने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो तो ब्लेड हमेशा नई होनी चाहिए। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, अब ये आपके एनसीईआरटी के है। मैंने जितनी भी आपको बताई है ना क्लास में, सब आपके एनसीईआरटी के टॉपिक से मैंने उठाया है कि एनसीईआरटी से कैसे चीजें समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आता है ना। तो आप ज्यादातर बाकी सारी चीजें भी आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है, पर ज्यादातर फोकस कहाँ रहता है मेरा, एनसीईआरटी यानी आपके जो बिहार बोर्ड बीटीबीसी से जो भी चीजें हैं उस पर फोकस रहती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो देखो यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा ये है। इससे पहले जो भी है एड्स आपका खत्म हो गया, ठीक है। एड्स किससे होता है, उसके संचरण के माध्यम क्या है और उसके रोकने के क्या माध्यम है, ठीक। अब है हमारा रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो हेडिंग है हमारा कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अंग विशिष्ट होती है, आपके उत्तक विशिष्ट होती है कि हाँ इसी उत्तक में होगा, इसी अंग में होगा। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग जानते हैं। तो रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, किसी उत्तक या अंग में संक्रमण रोगाणु के शरीर में, बोल रहा है अगर किसी उत्तक या अंग में संक्रमण हो रहा है तो रोगाणु के शरीर में, यानी जो रोगाणु है वो शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है, यानी किस स्थान पे प्रवेश कर रहा है, उस पे निर्भर करता है। ऑफ कोर्स सेम बात है, जैसे आगे लिखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ा में होता है, जैसे कि क्षय रोग, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, जैसे इस लाइन में बोला था कि किसी उत्तक या अंग में कोई बीमारी हो रखी है, संक्रमण हो रखी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि रोगाणु किस माध्यम से आ रहा है, किस स्थान पे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कि अगर कोई संक्रमण फेफड़ा में है, ठीक है, या हम ये बोले कि रोगाणु अगर वायु द्वारा जा रहा है, जैसे होता है ना कोई छींक रहा है, तो वहां पे हम लोग ये सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद क्या आपको पता है कि आप सांस लेते हो तो आपकी जो भी एयर है वो कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। फेफड़े में जाती है तो हमारा ये रहता है कि फेफड़ा में जाएगा, तो अगर कोई रोगाणु फेफड़ा में गया तो वो फेफड़े को ही ना ग्रसित करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके फेफड़े में ही वो जगह, उसका लोकेशन बन रहा है जहाँ पे गया है। अब जिसके घर जाएंगे उसी को ना मतलब बेसिकली दूषित कर सकते हैं, बगल वाले को तो नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसके यहाँ ना जाए। पहले पूरा इसके यहाँ प्रदूषित कर दे तब तो बगल वाले के यहाँ दूषित करने जाएंगे। तो वही बात है कि जब तक कि यानी जिस माध्यम से हम गए हैं तो कहाँ होगा, फेफड़े में होगा। जैसे कि क्या होता है, क्षय रोग, क्षय रोग में होता है लोग लगातार खांसते रहते हैं, तो अगर आप वहां पे किसी को क्षय रोग हो रखा है, वो खांसते, उसके जो बैक्टीरिया है वो बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर हम जा रहे हैं तो वो चीजें क्या होती है, आप इनहेल कर रहे हो, आप ऐसे सांस के द्वारा आपके फेफड़े में चली जाती है, और वो फेफड़ा को ही, यानी टीबी में क्या होता है ज्यादातर आपका लंग्स ही इन्वॉल्व होता है। या फिर हमारा अभी रिसेंट का जो एग्जाम्पल है कोरोना का, ठीक है। कोरोना में सब लोग मास्क डबल ट्रिपल लेयर लगा के चल रहे थे। क्यों लगा के चल रहे थे, क्योंकि पता है कि उसकी जो रोगाणु है वो एयर से फैल रही है, ठीक है, यानी हवा के थ्रू फैल रही है। तो वहां पे इससे बचाने के लिए वो मास्क लेके चल रहे थे हम लोग। लेकिन वही जिसको हो रखा था वो क्या उसी के थ्रू हो रखा था ना, तो उससे क्या था, उसमें भी लंग्स का ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। देखना सबके लंग्स एकदम बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, बहुत ज्यादा हद तक के लेवल पे फेफड़े को संक्रमित कर रहा था वो। तो फेफड़ा का संक्रमण होने से बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, और लंग्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर नहीं सांस ले पाएंगे तो दिक्कत ही होगा। अब हमारा ये, यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है, अब पहला क्या था कि अगर एयर यानी नाक से प्रवेश करता है तो कहाँ होगा, फेफड़े से। और अगर रोगाणु कहाँ से प्रवेश करता है, मुंह से प्रवेश करता है, तो संक्रमण कहाँ होगा, आहार नाल में ही होता है ना। जैसे कि क्या होता है, खसरा का रोगाणु, खसरा का बीमारी जो है आहार नाल में, और हेपेटाइटिस का रोगाणु लिवर यकृत में संक्रमण फैलाता है। हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, ठीक है, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ ऐसे आपके। तो हेपेटाइटिस जो है वो आपको सेम वही, कुछ हम लोग दूषित खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे
मुंह के द्वारा जा रहा है, तो मुंह के द्वारा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, हमारे आहार नाल में जा रहा है। आहार नाल में जाएगा तो क्या करेगा, वो उसी तरीके से ना संक्रमित करेगा जैसे खसरा का जो बीमारी है, ठीक है, हेपेटाइटिस का बीमारी है। हेपेटाइटिस किस में होता है, आपका यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में संक्रमण फैलाता है। ये हो गया। अब एड्स का विषाणु जनन अंगों से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, जनन अंग से, लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा संस्थान को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ये तो अभी हमने जस्ट देखा ना, ठीक है, कि आपका जो एड्स है, ठीक है, वो क्या है, फैलता तो जनन अंग से है। अभी मैंने बताया था ना, यौन संबंध से भी फैलता है, ठीक है, तो जनन अंग से गया, वो उसका माध्यम कौन है, ज्यादातर जनन अंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जनन अंग को ही प्रभावित करता है, वो क्या करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो लसिका तंत्र है, लसिका तंत्र क्या होता है, ये आपको 10th में पढ़ना अच्छे से डिटेल में। अभी बस ये समझ लो कि जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड की सारी संचरण सिस्टम है पूरे शरीर में, उसी तरीके से लसिका की भी संचरण सिस्टम है, ठीक है। तो इस वाले में मैंने ये बताया, यानी लसिका में अगर कोई चीज एक बार इंटर कर गया, ठीक है, तो वो आपके पूरे शरीर को वो कर देगा, पूरे शरीर को ग्रसित कर देगा। अब हमारा इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है। अब मलेरिया का रोगाणु कैसे है, मच्छर त्वचा में काटती है ना, ठीक है, तो काटी इस तरीके से इन्फेक्ट की, और वो क्या है, वो हमारे ब्लड में ही डायरेक्ट वो इंजेक्ट करती है। तो ब्लड में इंजेक्ट किए तो पूरा ब्लड के जो आरबीसी सेल्स है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क इंसेफेलाइटिस जो आप सुने होंगे, ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। यहाँ पे भी वही है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है उसका मतलब क्या है, ज्वर का विषाणु के थ्रू होता है, और ये विषाणु कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से, यानी मच्छर जब काटेगा तो ये अपना विषाणु अंदर डाल देगा और वो ब्लड से कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्रेन तक चला जाएगा, और वो ब्रेन को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी संक्रमित कर देता है। यही आपका जापानी इंसेफेलाइटिस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि अंग या अंग विशिष्ट कैसे आपके चीजें हो जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो आपकी अलग है, यानी आप अभी तक वो देख रहे थे कि जहां से जिस माध्यम से आपके अंदर रोगाणु प्रवेश करेंगे उसी माध्यम से ना डिजीज होगा। ऑफ कोर्स सिंपल बात है, यानी अब वहीं पे आपके डिजीज देखने को मिलेंगे, अंग विशिष्ट ये सब। उसके बाद है उपचार के नियम, यानी इतनी सारी बीमारी पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, मतलब आपके अलग अलग तो नहीं पढ़े हैं, बट बीमारियां आपको इतनी तरीके से बताई जा रही है, तो उसमें हमारा उपचार क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है, रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं, ठीक, रोगों के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। दो उपचार क्या क्या है, रोगों के लक्षणों को कम करने के उपाय और रोगाणु को मारने के लिए उपचार। यानी इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई रोग हो रखा है, ठीक है, तो हम ऐसा ट्रीटमेंट दें कि उसके कम से कम, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं कि ठीक नहीं हो सकती है, तो उसमें क्या करते हैं कि कम से कम ऐसा हो कि उसके जो लक्षण है ना उसको कम कर सके, कि हाँ बहुत पेन हो रहा है, बहुत फीवर हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लोग मतलब बेचैन हो जाते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो उसी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो आपके एक उपाय हुआ। दूसरा क्या हुआ, रोगाणु को मारने के लिए उपचार, यानी कि जो बीमारी हो रखी है उससे रूट कॉज, यानी जो जिसके कारण हो रखी है उसको ही हम ऐसा करें कि मार दें, ठीक, तो वो आपकी ये हो जाएगी। तो ये दो तरीके से में क्या होगा, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए क्या उपचार है वो अब हम पहला देखते हैं। पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे कि बुखार, दर्द या दस्त, ठीक है, दस्त वगैरह भी होता है। ये हो गया दस्त, यानी कि लूज मोशन हो रखा है बहुत ज्यादा, इसमें बोल रहा है आपका कि पहले जो दवाई है, यानी आपको कोई बहुत ज्यादा बीमारी हो रखती है तो ये सब सिम्टम्स ही ना देखने को मिलता है, यानी जो लक्षण है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बुखार है, फीवर है, उल्टी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर आपको दस्त रखा है, यानी कि लूज मोशन हो रखा है, तो पहले तो हम लोग ये करते हैं कि बीमारी तो ठीक है जिससे हो रही है वो है, लेकिन इसके कारण क्या है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो हम लोग ये करते हैं कि क्यों ना सबसे पहले परेशानियों को दूर करें।
तो परेशानियों को दूर करें, उसी के लिए क्या है आपका कि पहले जो बीमारी का जो लक्षण है उसको हम लोग दूर करते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो इसके लिए पहले दवाई दी जाती है। फिर क्या है, हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। फिर क्या होता है कि हम लोगों को आराम करने के लिए बोला जाता है ना कि बीमार हो तो ज्यादा काम मत करो, ज्यादा इधर उधर फैलो नहीं। इवन इतना कम एनर्जी रहती है ना कि लोग कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो आपके कहता है आराम कर दिया जाए, आराम जितना ज्यादा आराम कर सकते हैं आप उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप आराम करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं कि क्या मतलब हुआ, आप अपने अंदर ऊर्जा का बचाव नहीं कीजिएगा तो आपके अंदर जो आपके सेना यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो आपके बीमार होने पे वो लड़ रही है, ठीक। तो वो जो लड़ रही है वो उसको एनर्जी चाहिए ना, उसको तो प्रॉपर एनर्जी चाहिए, इतना ज्यादा वो लड़ रहा है तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए। अब अगर आप भी ऐसे दौड़ने कूदने लग जाइएगा तो वो तो कमजोर पड़ जाएगा ना। अभी क्या है, आप बीमार हो यानी आपके ऊपर दूसरे लोगों का अटैक हुआ है, तो आप पूरा का पूरा ध्यान आप अपनी सेना को सारे ऊर्जा खाना पीना वो देने में लगाओगे। ये ना कि हम उसका भी खाना खा के अपना ही इधर कोई पार्टी में मनाने में लग जाए और पता चला कि दुश्मन देश आके अटैक करके निकल गया, क्योंकि हमारे अपने सेना को कुछ दिए ही नहीं, ना हथियार दिए, ना आपको कोई एनर्जी का संबंध कुछ प्रबंध कराया, कुछ किया ही नहीं। तो वो क्या होगा, आपको और घातक पहुंचा देगा। फिर क्या है दूसरा आपका, हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर लेते हैं। जैसे कि क्या बताया गया, बुखार के लिए दूसरा क्या है, सहायक होगी। और ये जो दवाइयाँ दी गई है उसमें क्या है आपके, जैसे कि बुखार के लिए क्या है आजकल का बहुत कॉमन, पैरासीटामोल। दर्द के लिए डिक्लोफेनैक, ठीक है। एलर्जी के लिए क्या देते हैं, सिट्रीजिन देते हैं। आदि दवाइयाँ दी जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ बता दें, आपके एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है ये आजकल, थोड़ा अभी ये न्यूज में भी चल रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा सोचे बता देते हैं। बहुत सारे जैसे पैरासीटामोल, डिक्लोफेनैक, सिट्रीजिन, जब ये बन के आई थी ना फर्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ थी। किसी को बुखार से, एलर्जी से, दर्द से निवारण देना बहुत सही है। लेकिन अब क्या हो गया ना, धीरे धीरे इसकी इतनी डोजेज बढ़ती चली जा रही है, सिट्रीजिन का इतना ज्यादा डोज बढ़ा दिया गया है क्योंकि हमारे अंदर अब वैसा रोग प्रतिरोधक क्षमता बन ही नहीं पा रहा है, या हम उसके प्रति बार बार ये सब चीजों को खाने के, अब क्या होता है, थोड़ा सा बुखार लगा, अरे पैरासीटामोल दे दो तो खा लेंगे, ठीक है, ऐसा अब हमसे कुछ होगा नहीं। बुखार, आप एक चीज समझिए, हमेशा बुखार कुछ नहीं है, आपके अंदर के वो टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आपके जो सेल्स है, आपके जो सेना है वो अच्छे से काम कर सके, इसलिए शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो बुखार हुआ है, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का रिस्पॉन्स है, यानी हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है किसके प्रति, बाहर के जो रोगाणु आ गए हैं उसके प्रति। टेम्परेचर बढ़ा के क्या करते हैं हम लोग, अपना मैक्सिमम एक्टिविटी पे कार्य करते हैं और कुछ नहीं। तो इसी रीजन में क्या होता है आपका कि उसी के लिए आपकी ये चीजें होती है। लेकिन अब क्या हो गया, पैरासीटामोल, अब हम लोग क्या होता है, बुखार लग रहा है तो पैरासीटामोल खा लो, तो उससे क्या होता है आपका कि आपकी जो टेम्परेचर बढ़ी हुई थी वो कम गई है, तो यानी अब जो काम हो रहा था वो तो काम होगा नहीं, यानी जिसके लिए आपकी टेम्परेचर बढ़ाई गई थी तो वो तो घट गई है। और उसमें क्या है आपकी जो, फिर पैरासीटामोल के साथ साथ क्या होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स भी कुछ कुछ मिले होते हैं, तो वो क्या होता है आपके कि जो बैक्टीरिया वगैरह अटैक किया है वो उसको मार गिराता है। लेकिन आप इतना अब इसके आदी हो चुके हो कि अब हर बार बीमार बुखार लगता है तो बस पैरासीटामोल गटक लो, ठीक है। तो इसके गटकने के कारण क्या होता है आपका कि आपके अंदर जो भी जैसे कि आप बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया हम पे अटैक कर रहा है, वो बार बार देख रहा है कि जब हम लोग इस पे अटैक करते हैं तो ये पैरासीटामोल खाता है, ठीक है। पैरासीटामोल का जो भी कंपोजिशन है उस वो इसको परेशान करता है, ठीक है। इन लोग फ्री मार जाता है, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर वो देख रहा है, वो धीरे धीरे देख रहा होता है चीज कि बार बार उन लोग एक ही दवा खा रहा है, ठीक है। तो हम उसके प्रति अब हम लोग अपना क्षमता क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। जो हमारे जो हमारे बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस है वो अपना और ज्यादा क्या है रहा है, चीजें अपग्रेड कर रही है। आपका दवाई वही है लेकिन आपकी चीजें क्या है, वही अपग्रेड कर रही है। क्योंकि आप जितना ज्यादा, फिर क्या है कि अब आपको वो, फिर आप नॉर्मल दवा खाओगे, पैरासीटामोल ही खा रहे हो तो आप पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो अब अटैक करने वाला आया है, ठीक है, अब वो सीख लिया है कि आप किसके थ्रू मारते हो उसको। अब वैसे वो नहीं मरेगा क्योंकि वहां तक में आपने वो
जो बचने की जो लेयर है वो बढ़ा के आया है। ठीक, तो अब आप पैरासीटामोल से बहुत दिक्कत है, उससे बहुत आप, तो अब क्या है, इसकी मिलीग्राम बढ़ाई जा रही है, 250 मिलीग्राम बढ़ाया गया, फिर देखा गया कि इससे भी नहीं मरने लगा, तो उसके बाद आपका 350 mg आया, फिर 500 आया, अब देखो कितना 650 mg जो डोलो के नाम पे बिकती है, आपको पता है डोलो ब्रांड वाला आपको पैरासीटामोल जो दे रहा है वो इतना ज्यादा, आपको जितना ज्यादा आप mg वाला पैरासीटामोल लोगे मिलीग्राम का, उतना ज्यादा धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपकी जो बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहा है आप उसको आदी बना रहे हो, क्योंकि आप जितना जल्दी नहीं सीखते ना उतना जल्दी आपका बाहर वाला सीख रहा है, यानी कि जो रोगाणु है वो सीख रहा है। तो आप करते रहो ऐसे ऐसे 700 150 बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए क्या है, हमेशा आप मिनिमम अमाउंट वाला जो पैरासीटामोल का मिली mg वाला है वो भी बहुत रेयर कंडीशन में तब खाओ, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपका शरीर बचा रहेगा इस अपग्रेडेशन से। तो ये हुआ। प्लस में आजकल पैरासीटामोल आप लोग न्यूज पे सुन रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी दवाइयाँ टेस्टिंग भी फेल कर रही है। आप जो इतने सारे खा रहे हो वो जो दवाई आप खा रहे हो बचने के लिए बीमारी से, आपको वही दवाई आपको बीमार भी कर देगी, ठीक है। तो ये जो डोलो है वो आपके बहुत सारे कई देशों में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ बैन नहीं है। यही चीजों को सिखाया जाता है कि आप लोग देखो नॉलेज लो, ठीक है। ये आप नॉलेज नहीं रहेगा आपके पास तो बहुत सारा दिक्कत होगा। सिट्रीजिन है, ये भी क्या है आपका, ये भी दूसरे देशों में इसका जो अलग अलग वेराइटी है, बहुत सारे टर्म्स में आता है, वो भी आपके बैन है, लेकिन यहाँ आपको कुछ भी बैन नहीं है। एलर्जी के लिए जो दिया जाता है आपका डिक्लोफेनाक, बहुत कॉमन है। पैर दर्द में भी आपको ऐसा एक इसका ऑइंटमेंट भी आता है, उसको भी लोग लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो दवाइयाँ बनी हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, क्योंकि दवाइयाँ नहीं रहता तो आज हम लोग इतना मेडिकल साइंस को इतना आगे आ गया है वो समझ नहीं पाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को कुछ होता भी है, बोले ऐसा दर्द होगा कोई बात नहीं दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इससे डरते नहीं हैं, ठीक। तो आपके लिए एक अच्छा भी है, एक नुकसान भी है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझिए। हम दोनों पहलू को बता दिए हैं। फिर क्या है, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। पहला क्या था, आपके लक्षणों को कम करने के लिए। अब रोगाणु को कम करने के लिए क्या है, रोगाणु को मारने के लिए रोगाणु अनुसार दवाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब याद रखना। बहुत सारे जीके में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे आप जब भी जो कंपटीशन वाले एग्जाम में जाओगे तो ये सब बहुत कॉमन होता है, तो अभी से अच्छे से पढ़ के चलो ना, तो बाद में कोई दिक्कत ना हो, या भूले भी तो लगेगा कि हाँ ये यहाँ पढ़े थे तब तो याद आया। तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि जो मलेरिया डिजीज हो जाता है उसको मारने के लिए, यानी मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। उसको मारने के लिए सिंकोना नाम का एक वृक्ष है, उसकी छाल से हम एक केमिकल प्राप्त करते हैं जिसका नाम क्या है, कुनैन, ठीक है। उसका प्रयोग किया जाता है और उससे क्या होता है, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जीवाणु जनित रोग के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन आप लोग सुनते होंगे हमेशा। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जीवाणु को वो मारने के लिए है। विषाणु जनित रोग के लिए एंटीवायरल तथा कवक रोग के लिए एंटी फंगल दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से, बायोटिक विषाणु के लिए वायरस होता है तो उसके अपोजिट देंगे तो क्या होगा, एंटीवायरल। फंजाई, ठीक है, कवक का इंग्लिश क्या होता है, फंजाई, तो उसके अपोजिट देंगे तो एंटी फंगल। ऐसे उसके अपोजिट अपोजिट ड्रग दे दे के उसको ठीक करेंगे। अब एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं। ये आपकी समझो तो जब ये बना था ना तो समझिए पूरे विश्व में समझो एक क्रांति आ गई थी कि लोग पहले कुछ अगर बीमार हो गए तो समझो मरना तय है, ठीक है। लेकिन जब ये एंटीबायोटिक्स बना तो लगा कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब पहली बार बनी थी कि आप इस सब का प्रयोग करके भी जिंदा रह सकते हो। यानी आज तो देखो कहना ही नहीं है। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु जनित रोग में जीवाणु की वृद्धि को रोकता है या उन्हें रोक देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है वो समझो
कि एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो कैसे बनाए जाते हैं, आपके जीवाणु से, कवक से या मोल्ड से। मोल्ड भी आपका कवक का ही एक टाइप है। तो ये सब जो चीजें हैं उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और वो किसके लिए किया जाता है, जीवाणु जनित रोग में वृद्धि को रोकता है। जीवाणु को जो वृद्धि है ना उसको रोकता है। हम एंटीबायोटिक बनाएंगे कहाँ से, जीवाणु से, कवक से, मोल्ड से, ठीक है। लेकिन यूज किस में करेंगे, जीवाणु जनित जो भी बीमारियां हैं उसमें जीवाणु ही आएगा ना। अब जीवाणु जनित है तो जीवाणु से ही होगा, तो जीवाणु को ही क्या कर दो, खत्म कर दो या उसकी वृद्धि को रोक दो। तो ये वृद्धि कब रुकती है, जब इसके द्वारा जो केमिकल बनाया गया है उसके थ्रू। तो ये आपका क्या है, रासायनिक पदार्थ होता है आपका एंटीबायोटिक्स, जो कि बनाया जाता है जीवाणु से, कवक से, आपके मोल्ड से, ठीक। और वो काम किस पे करेगी, आपकी जीवाणु पे, कि उसकी वृद्धि को ना होने दे, उसके वृद्धि को वो रोक देता है। जैसे कि पेनिसिलिन, ये फर्स्ट टाइम आपकी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो यही बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये बना था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है। कि उस समय बहुत सारे जो भी सोल्जर्स होते हैं आपके बहुत ज्यादा घायल हो रहे थे, और घायल होने के कारण क्या हो रहा था उनको, और बहुत सारी बीमारियां भी हो रखी थी। तो बीमारियां हो रही थी और सोल्जर्स के क्या थे, इसके थ्रू वो जैसे ही क्या होता है, कोई आदमी घायल होता है, ठीक, तो घायल हो जाता है तो उसके थ्रू और भी ज्यादा बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसके चांसेस बढ़ जा रही थी, और जो सोल्जर्स है वो और ज्यादा उनकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। तो आपके उस समय फिर देखा गया कि क्या किया जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए, कि हम लोग सामने मतलब ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और वो लोग डेथ हो रहे हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो उसी समय ये पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था आपका कवक से। कवक से कौन सा कवक था ये, यहाँ पे नाम जहां से बना है उसी से था, पेनिसिलियम, ठीक। पेनिसिलियम से आपका ये एक कवक है, फंजाई है, इसी से बनाया गया था आपका फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन। जैसे यहाँ पे बोला ना वो कि जीवाणु, कवक या मोल्ड से बनाया जाता है, तो जो पेनिसिलिन था वो पहली बार कहाँ से बनाया गया था, पेनिसिलियम से बनाया गया था। वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था, और वो फिर सारे जो भी बना, तो फिर जो सोल्जर्स है जो ऐसे घायल हो रहे थे उनको दिया गया, तो देखा गया कि नहीं वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो समझो तो एक चमत्कार था उस समय के टाइमिंग के लिए, कि आप जो बीमार पड़ रहे हो वो ठीक हो रहे हो, आपकी जो घाव लगी है, चोट लगी है, कुछ भी है, तो वो चीजें हील हो रही है, सही हो रही है। तो उस समय के लिए एक तरीके से जादू ही था। आज ना हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि हाँ कट छट गया तो अरे एंटीबायोटिक दे दो इसको, फिर तो धीरे धीरे घाव क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन पहले नहीं हो पाती थी। दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन, इसका भी आपको दिया जाता है दवा। सभी जीवाणु कोशिका विभाजन के दौरान एक प्रक्रम कोशिका भित्ति बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जीवाणु जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, मैंने जब कोशिका पढ़ाया था तो आपके प्रोकैरियोट्स पढ़ाए थे, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स पढ़ाए थे तो उस समय आपके जीवाणु का संरचना बताया गया था। तो जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके बाहर ये है जो क्या है, कोशिका भित्ति होती है, 2 लेयर होता है उसके पास, कोशिका भित्ति। ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका भित्ति बनाती है, उससे क्या होता है, उस कोशिका भित्ति बनाने के प्रक्रम में रुकावट उत्पन्न कर इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। यानी यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आप एंटीबायोटिक लगा लो और जीवाणु क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी एंटीबायोटिक जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है वो कोशिका भित्ति बनाने के प्रक्रम में रुकावट उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को रोक देता है। यानी कि हमारा जो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ये विभाजित करेगा और ऐसे फिर से बाहर से ये तरीके से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका विभाजन होता है तो ये जो सेल वॉल है ना, बाहर की कोशिका भित्ति, वो भी बढ़ती है इस तरीके से। तो और उसके बाद फिर ये बाद में ये बनती है, हो गया, ठीक है। और कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोट्स को जिंदा रहना है ना, बचना है, तो कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका जो ये एंटीबायोटिक जो आप दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो क्या करता है, इसके सेल वॉल को ही बनने नहीं देता है, इसके सेल वॉल को ही क्या होता है, बनने नहीं देता है। तो क्या होगा, आप नहीं बना रहे तो सिर्फ अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकते हो, ठीक है। बस एक बैक्टीरिया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी इसलिए आके इसको आराम से मार देगा। ये जिंदा था आपके सेल वॉल के भरोसे, का सेल वॉल ही नहीं बना तो आपके बैक्टीरिया का इमेजिनेशन ही क्या, तो आपका बैक्टीरिया भी मर गया, ठीक है। तो यही आपका बता रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। जीवाणु के मैक्सिमम जो स्पीसीज है ना, जीवाणु के वेराइटी बहुत है, बहुत बड़ी आपकी ये एक चीजें हैं, और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है, ठीक। क्या बोला कि आपके बहुत सारे जो जीवाणु के जो स्पीसीज है ना, उसके सारे के कोशिका भित्ति के बनाने को वो रोक देता है और उस पर काम करता है, यानी प्रभावकारी है। लेकिन अब ऐसा हो गया आपको पेनिसिलिन भी काम नहीं करता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा ये हम लोग उसका इस्तेमाल करने लगे हैं कि आपको ये चीजें भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब हमारे जो जीवाणु है वो अपग्रेड कर रहे हैं अपनी चीजें, वो अपग्रेड पे अपग्रेड किए जा रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे लेकिन वो कर रहे हैं। उसके चक्कर में अपनी दवाइयाँ हमको अब हर बार उसकी दवाइयों का कंपोजिशन चेंज करना पड़ रहा है, उसका और ज्यादा। तो समझो तो एक जंग छिड़ हुई है हमारे जीवाणु के बीच में और हमारे दवाइयों के बीच में, जितना ज्यादा ये बढ़ रहा है उतना ज्यादा ये बढ़ रहा है, इसके कारण हमारी शरीर खराब हो रही है। अब निवारण के सिद्धांत क्या है वो समझिए। निवारण के सिद्धांत से क्या मतलब है, यानी कि निवारण मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन, यानी कि जिसके थ्रू हमको बीमारियां हुई है तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हमको वो बीमारी हो ही ना, ठीक है। ज्यादातर हम बार बार शुरुआत से बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप जितना ज्यादा बचे रहोगे उस चीज से उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हो जाने के बाद बहुत सारे अगर घातक बीमारियां हो गई तो उसकी तो इलाज है भी नहीं अभी तक। हम तो वो कोई भी बीमारी लोग नहीं चाहता है, इससे बढ़िया है कि आप वो प्रिवेंशन ही रखो। तो रोगों के निवारण के लिए, रोकथाम के लिए 2 विधियां अपनाई गई है। पहला क्या है, सामान्य विधि या रोग विशिष्ट विधि। एक जनरल विधि यानी जो सारे बीमारियों पे काम करता है, और एक रोग विशिष्ट विधियां, ठीक है। रोग विशिष्ट विधियां यानी स्पेसिफिक रोग के लिए स्पेसिफिक आप ये तरीके अपना सकते हो। सामान्य विधि में क्या होगा, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ठीक, संतुलित आहार, पिछले क्लास में मैंने पूरा यही बात किया है। सक्रिय दिनचर्या, चर्चा नहीं करना है, दिनचर्या है, ठीक। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क के दौरान सावधानी बरतना, ये बोल रहा है एक जनरल में है, ठीक है, यानी कि जनरल वे यानी सामान्य विधियां। सामान्य विधियां उसके लिए कि हम बीमार ना हो पाए, ना पड़ पाए, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, यही ना कि हम सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य रखें, यानी अपना भी अच्छे तरीके से स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, साफ सफाई रखें, और अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको भी गंदा ना फैलाएं, एकदम क्लीन करके रखें। कुछ भी चीजें कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके, किसी भी कंडीशन में ना फेंके, ठीक है। यहाँ तो इतना स्थिति खराब है कि मतलब बोल ही नहीं सकते हैं कि आपको हर जगह पे मतलब लोग खा पी रहे हैं फेंक दे रहे हैं। बाहर बस घर साफ सफाई रखना, बाहर एकदम कचरा फैला दो, जितना फैला दो, क्योंकि बाहर होता ही इसलिए कि कचरा फैला दो। किसी को बोल के देखो ना तो ये क्या ऐसा करके जवाब देते हैं लोग, ये नहीं सोच रहे हैं कि हर एक कहता है कि वो भी तो फेंक रहा था, हमें फेंक दिए। अरे हर एक लोग ऐसे समझेंगे तब ना कर पाएंगे कि हाँ, एक एक लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि जब ये अपने अपने स्तर पे वो कूड़ा कचरा बाहर फेंकना छोड़ देंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको पूरा का पूरा क्लीन नजर आएगी। तो नहीं, सफाई करने वाला आता ही है, ठीक है। ज्यादातर लोगों का क्या एक चीज और है कि साफ सफाई करने वाला तो आता ही है, नगर पालिका लगी हुई है ही, तो कचरा फैला दो पूरा का पूरा, वो आएगी उठा के लेके जाएगी। इतना ज्यादा मतलब आप सोच सकते हो, ये सोच आपकी कितनी ज्यादा हम लोगों को नीचे बनाती जा रही है कि हम लोग इतना कल ही आपके स्वच्छता दिवस मनाते हैं या स्वच्छ के लिए हमेशा भाषण देते रहते हैं। तो अगर जब तक अपने ऊपर नहीं लाएंगे एक एक चीज पे, या इस तरीके के सोच जब तक नहीं हटा पाएंगे तब तक स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। और स्वच्छ नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। बीमारियों के साथ साथ आपको देख सकते हो कि कहीं पे भी कोई कचरा नहीं दिखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सुंदरता को सबसे ज्यादा नष्ट कर देता है, सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है। अगला क्या है हमारा, संतुलित आहार। सेम वही आपके कि सामान हम लोग संतुलित वे में आहार लें, ज्यादा ना ज्यादा कम खाए ना ज्यादा यानी ज्यादा ना खाए। सक्रिय दिनचर्या रखें हमेशा, यानी कि दौड़ते भागने वाला, मतलब जो भी चीजें है वो एक्टिवली काम होनी चाहिए, नहीं कि बैठे बैठे पड़े पड़े काम कर रहे हैं आप, तो भी ना हो। फिर संक्रमित व्यक्ति से संपर्क के दौरान सावधानी बरतना चाहिए,
यानी अगर हमारे सामने कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी हो रखी है और ऐसी बीमारी हो रखी है जो संक्रमण के थ्रू फैलने वाली है, तो हम उसमें क्या होंगे, बचेंगे। उससे बचेंगे कहने का क्या मतलब है, उससे हम लोग दूरी बना के रख सकते हैं, या ऐसे चीजें मतलब कि जैसे था ना कोरोना में पूरा पीपी किट के साथ जा रहे थे और मास्क के साथ हो रहे थे, तो ये सब चीजें हमारी सावधानियां हैं, ये सब बरतनी चाहिए सामान्य सारे रोगों में। फिर क्या है, वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए क्या करेंगे, हम भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइमिंग में क्या था आपका कि भीड़ तो बनने ही नहीं दे रहा था, लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, आपकी सारी चीजें रोक दी गई थी, कोई भीड़ नहीं बनाना है कहीं पे भीड़ की, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ आएगी वो एयर के थ्रू सारे लोगों को कांटेक्ट में जाएगा और ये बहुत तेजी से फैलेगा। इसका रोकने का एक ही उपाय है कि हम क्या करें, वो सामने जाए ही ना, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा भीड़ है उसको अवॉइड कीजिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए, ये उबालने की विधि सबसे अच्छी है, ठीक। आपके आरओ वाले से वाटर से भी बेस्ट है, यानी कि अगर आप नॉर्मल वाटर भी आपके पास, तो उसको क्या कर दो, उबाल दो, उबालने के बाद नॉर्मल कर दो, उसके बाद आप पियो, ठीक है। तो आप ये ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, वो वाटर सबसे बेस्ट होता है। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाने वाले रोगों जैसे कि मलेरिया से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास मच्छरों के पनपने नहीं देना चाहिए। बचपन में आते थे ना, ऐड आते थे कि अपने कूलर में, गमले में ये सब पानी को जमा ना होने दे, हमेशा साफ सुथरा पानी रखे, क्योंकि ठहराव पानी में क्या है, आपके जो मलेरिया या डेंगू होने करने वाले जो मच्छर है वो उसमें पनपते हैं, तो उन लोगों को ऐसे पनपने ही नहीं दो, गंदगी रखो ही ना, सिंपल बात है, तो ये होगी ही नहीं। फिर क्या है आपका रोग विशिष्ट विधियां, अभी तक जो हम देख रहे थे वो जनरल विधि थी, यानी कि जनरल विधि कहने का क्या मतलब हुआ, जो जनरल जो सारी बीमारियों पे लागू होता है, तो हम अगर इसे सामान्य बचाव करते हैं तो हमको ये बीमारी नहीं होगी। अब रोग विशिष्ट विधियां क्या है, जैसे कि रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है कि प्रतिरक्षण, यानी कि प्रतिक्षीरण या टीकाकरण। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिकली टीकाकरण के बारे में जानना है। अभी तक जो इससे पहले पढ़ा वो सारे रोगों में जो सामान्य विधियां हैं बचने के लिए वो बताई गई। अब रोग विशिष्ट विधियों के लिए क्या होता है कि टीकाकरण आता है। टीकाकरण आप लोग जानते ही हो, सुने ही हो सब लोग। इस विधि में क्या होता है, अक्रिय रोगाणु या उनके उत्पाद को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, सो समझो कि ये टीकाकरण होता क्या है। टीकाकरण, टीका जो हम लोग कहते थे कि नजर का टीका ना हो, इसके लिए समझाया गया था कि टीकाकरण वो है कि इस विधि में अक्रिय रोगाणु, कैसा रोगाणु है, अक्रिय रोगाणु है, यानी ये रोगाणु ज्यादा कार्य नहीं कर रहा, क्रियाशील नहीं है, इसको कमजोर कर दिया गया है, ठीक है। या उनके उत्पाद, यानी जो उसके केमिकल हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है, डाल दिए जाते हैं। अब इससे कहने का क्या मतलब हुआ, तो समझो टीकाकरण का बारे में हम समझाते हैं आपका कि क्या है ये एग्जैक्टली। टीकाकरण में आपको जनरली जो चीजें होती है वो ये होती है कि मैंने जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का बताया था आपको कि आपको कोई बीमारी होती है, ठीक है, जैसे कि टीबी के लिए, टीबी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि उसका बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है और हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पहली बार आती है तो वो उतना लड़ नहीं पाती है और वो कमजोर होकर गिर जाती है और फिर हम पे वो टीबी अटैक कर जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये हुआ। टीकाकरण में क्या करते हैं हम लोग, वही टीबी, ठीक है, वही टीबी के कुछ बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है, यानी जीवाणु लेंगे, कुछ लेंगे, बहुत कम मात्रा में लेंगे, ये पहली बात समझिएगा। या तो उसको अक्रिय कर देंगे, जैसे अभी वर्ड था ना, अक्रिय रोगाणु लेंगे, ठीक है, यानी उसको अक्रिय कर दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, उसी रोगाणु को क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। या तो उससे केमिकल कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी जो भी आपके उस बैक्टीरिया में केमिकल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या किया जाता है, लोगों को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी जो आप बोलते हैं ना कि वैक्सीन लगाना है, तो वैक्सीन लगाने में आपको यही किया जाता है और कुछ नहीं होता है। जिस रोग से आपको बचना है उस रोग के ही जो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं उसको लिया जाता है और उस विषाणु को क्या किया जाता है, कमजोर कर देते हैं,
या उसको उसके केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में उस व्यक्ति को देते हैं। अब आप कहिएगा कि जिससे हमको बीमार हो रहा है वही उसी को हम पे दिया जा रहा है, ये कैसे बचाएगा भाई? तो देखो, रोग स्पेसिफिक विधि समझ रहे हैं ना हम लोग, यानी कि जो विशिष्ट है आपके एक बीमारी में एक ही जगह पे वो काम करेंगे। जैसे कि देखो, टीबी के लिए बात चल रही थी, अब आपके अंदर गया वो जो कमजोर किया हुआ है, या आपकी जो चीजें नष्ट की गई है वो आपके शरीर में डाली गई है बहुत कम मात्रा में, आपके शरीर में गया। आपके शरीर में क्या है, आपके पूरे बॉडी में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सेना है वो घूम रहे हैं। अब बाहर से कोई आया, वही वो तो बाहरी चीज है ना, आपने इंजेक्ट किया वो क्या हुआ, बाहर चीज है, वो आपके अंदर गया तो क्या होगा कि अरे सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, अरे कोई बाहर से मारने आया है, मतलब हमला हुआ है हम पे, तो फटाफट सब आ जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, मार गिराएंगे। क्यों मार गिराएंगे? क्योंकि उसकी संख्या क्या थी, बहुत ही कम थी। अब क्या हुआ, हमारे अंदर की जो सेना है उसको याद, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो WBC वगैरह सेल्स होते हैं उनको याद करने की एक क्षमता होती है, मेमोरी की होती है। तो वो देखे कि ऐसा देश का ऐसा व्यक्ति आया था हमको मारने, यानी ये रोगाणु आया था, तो वो टीबी के जीवाणु को क्या कर लेगा, पहचान लेगा कि ये कम मात्रा में था, ठीक है, मतलब आपके जो भी है ऐसा ही आया था मारने। अब क्या हुआ, अभी तो आपके कम मात्रा में गए थे ना, आपने बहुत कम भेजा था, तो उनको वो पहचान लिया, उसको मार गिराया। अब वो पहचान के याद करके रखेगा और ये सोचेगा कि भविष्य में ये फिर आ सकता है। होता है ना, हम लोग भी अपने जो नॉर्मल जो हमारी सेना की टीम होती है वो ऐसे ही बनती है। कैसे बनती है कि एक बार कोई एक आध दो बार जो मान लिया कम मात्रा में आपके यहाँ अटैक करने आए, तो हम लोग यही सीख लेते हैं कि अच्छा वो अटैक करने आया है, मतलब बाद में वो और भी ऐसे आ सकते हैं, इसी तरीके से अटैक करेगा, इसको याद कर लिया जाता है। तो सेम वो क्या करेगा, याद कर लेगा हमारे जो सेल्स हैं। तो अगर भविष्य में कभी भी आपके ऊपर उस बैक्टीरिया का अटैक होता है तो क्या होगा, हमारे अंदर तो सेना तैयार है ना लार्ज मात्रा में, पहली बार में लार्ज अमाउंट में सेना नहीं तैयार थी हमारी, ठीक है, लेकिन जो हम जो बैक्टीरिया वायरस के विषाणु या जीवाणु भेजे थे वो बहुत कम भेजे थे। तो कम यानी 5 भेजे थे, आपके पास 100 सेना थी, तो 100 सेना तो मार गिराएगी ना, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब वो देख लिया कि अच्छा इस तरीके से भी लोग हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तब वो 100 सेना लाख में सेना बना के तैयार रखेगा हमेशा के लिए, ठीक है। यानी जब भी हमारे शरीर में कभी भी वो जीवाणु विषाणु अटैक करेगा तो वो लाख सेना तो काफी भारी पड़ जाएगी ना उस पर। इस तरीके से हम लोग क्या है, ये टीकाकरण से बचते हैं। और हर एक रोग के लिए अलग अलग सेना होती है, यानी जैसे टीबी के लिए जो सेना तैयार हो गई है वो आपके जो मलेरिया है, डेंगू है, आपके कोई भी एड्स वगैरह है या टेटनस वगैरह होता है, हेपेटाइटिस है, ये सब के लिए नहीं काम करेगा, उस सब के लिए अलग अलग आपको देना पड़ेगा, इसलिए ये रोग विशिष्ट कहलाता है। तो टीकाकरण समझ में आया, मैंने जो कहानी सुनाया है आपको। तो रोगाणु के प्रवेश, यहाँ पे बोल रहा आगे जो पीछे लाइन थी, रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाते हैं और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देते हैं। धोखे में आ जाते हैं का वही मतलब है कि उनको लगा कि 5 जो आए हैं वो हमारे हमको मारने आए हैं, तो फटाफट सारे बना लो और उसको मार गिरा, और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। वही जो हम बोले ना 1 लाख सेना तैयार कर लेगा, तो यही बना लेगा, एंटी बॉडी बना लेगा और बना के रखे रहेगा, बाद में बोलेगा भविष्य में जब भी आ वो हम उसको मार गिराएंगे। और रोगाणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देती है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है, और जब रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करते हैं, वास्तव में जब हम पे अटैक करते हैं, तो वो रोगाणु से क्या होता है, विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती है, यानी कि क्या, एंटीबॉडी और उसे मार देती है। तो ये चीजें समझ में आ गई, कहानी मैंने बताया और कहानी यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, तो पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर से। ये पहली बार आपको याद रखना, कितना में, 1796 में की थी। हमेशा याद रखिएगा कि जो पहली बार जो टीकाकरण आया था वो चेचक के लिए आया था। किसके लिए आया था, चेचक जो बीमारी थी उसके लिए आई थी, और चेचक के लिए जो ढूंढा था पहली बार वो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। टिटनस, डिप्थेरिया, पोलियो, चेचक, नया क्षयरोग के लिए टीके उपलब्ध है। ये सब के लिए हमारे पास टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को डीपीटी यानी डिप्थेरिया का टीका, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है। देखो आजकल का जो बच्चा जन्म लेता है वो उसके
10 दिन के अंतर्गत कितनी सारी उसको टीके लग जाती है, क्योंकि उसको पता वो छोटा बच्चा है तो बाद में वो बड़ा होगा या जो भी है छोटे बच्चे पे अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, तो उसको बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा उसको टीकाकरण कराया जाता है। ठीक है, अब क्या है हमारा कि हेपेटाइटिस ए के लिए भी क्या है हमारे पास टीका उपलब्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दिया जाना चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए का जो टीका है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, रेबीज का विषाणु कुत्ते, बिल्ली, बंदर तथा खरगोश के काटने से फैलता है, इसलिए क्या है, रेबीज का प्रतिरक्षी यानी कि जो वैक्सीन है मनुष्य तथा पशु के लिए उपलब्ध है। ये मनुष्य को भी दिया जाता है रेबीज का टीका, और पशुओं को भी दिया जाता है, यानी जिस पशु को भी रेबीज हो जाता है उसके लिए भी उपलब्ध है। यानी जब भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको रेबीज के बारे में कि रेबीज जब भी होता है तो उस यानी जब भी कोई आपको रेबीज से ग्रसित कोई जानवर काट लेते हैं तो उसके 24 घंटे के अंतर्गत आप जितना जल्दी उसके जो वैक्सीन है वो ले लो तो आप बच सकते हो। फिर है आपके पास लास्ट है ये कुछ कुछ जो यहाँ पे कंपाइल की गई है कि आपके जो बुखार जो भी आपके बीमारियां हैं वो एक बार आपके सूक्ष्मजीवों के साथ, उसके वाहक के साथ और उसके में कैसे लक्षण होते हैं उसके साथ बताए गई हैं। तो क्या क्या होती है सो देख लो। तो क्या हुआ यहाँ पे बीमारियां या रोग क्या क्या है, जैसे पहला नंबर पे है मलेरिया, तो बताया हुआ कौन से मलेरिया से होता है, ये प्रोटोजोवा से होता है। वहाँ किसका क्या है, जिसको वेक्टर बोला जाता है, यानी जिसके थ्रू वो एक से दूसरे शरीर में वो फैलता है बीमारी। तो मादा एनोफिलीज मच्छर, और ये इसमें क्या होगा आपका कपकपी यानी कि ज्वर, इसके जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, कपकपी होगा, कपकपी वाला जो ज्वर होगा वो होगा। टाइफाइड, टाइफाइड तो सबसे कॉमन है, आप लोग देखे हुए सुने हुए भी हो बहुत ज्यादा। टाइफाइड सबको लगभग ग्रसित करता ही है। किससे होता है ये, बैक्टीरिया से होता है। इसका वेक्टर कौन है, कॉकरोच, यानी आपके घर में जो इतने किचन में जो कॉकरोच घूम रहे हैं ना वो देखो कितने ज्यादा घातक बीमारियों को फैलाता है। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार होगा। इसमें क्या होगा आपका तेज बुखार, बहुत तेज से बुखार आती है फिर धीरे कम जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी टाइफाइड में होगी। एड्स, अभी एड्स बताया गया है आपको। एड्स में क्या होता है, ये HIV से होता है फैलने वाला। इसका वेक्टर कुछ नहीं है, ये वाहक से नहीं फैलता है। ये आपको बताया गया है कि ब्लड से फैलता है, ये तो बताया गया ना, किससे फैलता है, ब्लड से और सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि आपके यौन संबंध से फैलते हैं। ये आंतों में संक्रमण इसका है। ठीक है, ये दोनों आपके इसके हैं टाइफाइड के। इसका क्या है, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करती है। इसमें क्या है आपके, ये लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। ये क्या है, नेक्स्ट बीमारी जो है वो डेंगू। डेंगू में किससे होता है आपको, ये वायरस से होता है। और ये भी आपके मच्छर से ही फैलते हैं, एडिस मच्छर, यहाँ पे लिख सकते हो एडिस मच्छर। ठीक है, क्या होगा, सिर दर्द और बुखार होगा। किसी भी तरीके का कृमि जो होता है, कृमि रोग अगर हो रखा है तो कृमि रोग में क्या होगा, आंत में ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, किससे होगा, ये किसी से फैलता नहीं है। जनरली दिखने को क्या मिलेगा सिम्टम्स, पेट दर्द का सिम्टम देखने को मिलेगा। कालाजार, ये आपकी बीमारी है, ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये भी मच्छर से आपके फैलते हैं। और ये कहाँ तक इसका जो लक्षण देखने को मिलता है, दिमागी बुखार के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी कि इसका जो बुखार है वो ब्रेन तक चला जाता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे कंडीशन खराब कर देता है। क्रीमी वगैरह, आंत में एस्केरियोसिस का होना, बोलते हैं ना लोग कि जोंक हो गया है पेट में। ठीक है, तो ये यही वो चीज है। इसमें क्या होगा, पेट दर्द की समस्या रहेगी। ये इसको रहने दो। स्वाइन फ्लू ये सब भी क्या है आपके बैक्टीरिया वगैरह से होगा। सुअर, मानव, पक्षी ये सबसे फैलता है। बुखार कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, बर्ड फ्लू, इबोला, ये सब आपके वायरस नए नए चीजें हैं जो आपकी बताई गई है। तो ये कॉमन बीमारियां हैं, ये एक जगह पे कॉमनली यहाँ पे कंट्रोल हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी कि समाप्त होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो इस चैप्टर में जो भी पढ़े हैं आप लोग स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी सारी जो इससे पहले एक वीडियो अपलोडेड थी, एक ये सारी बता दी गई है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी नया टॉपिक है, नया जो अध्याय है उसमें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।